दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति कब करवट ले ले कोई नहीं जानता है और कहते हैं कि सियासी हवा को जिसने पकड़ लिया उससे बेहतरीन स्थिति किसी की होती नहीं है और सियासी हवा को पकड़ पाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। लेकिन सियासी हवा को सबसे पहले अगर कोई पकड़ सकता है तो वह धंधे वाला शख्स ही होता है। उसके हजारों करोड़ की संपत्ति धंधों में लगी होती है। इसीलिए कहते हैं बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट, सबसे पहले जान लेते हैं कि दरअसल सियासी हवा किस दिशा में बहेगी और जिस दिशा में बहेगी वह कब तक बरकरार रहेगी। तो क्या राजनीतिक हवा इस देश के भीतर में बदलने लगी है या फिर कॉरपोरेट के भीतर एक डर समाने लगा है कि अगर राजनीतिक सत्ता बदल गई तो उसकी परिस्थितियां बदल सकती और खास तौर पर मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के करीबी अडानी को यह क्या लगने लगा है कि राजनीतिक हवा बदल तो नहीं जाएगी? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आने लगी है जहां पर कॉरपोरेट को यह महसूस होने लगे कि अगर राजनीतिक सत्ता बदली तो उसके हाथों से सब कुछ छिन तो नहीं जाएगा? क्योंकि कॉरपोरेट अगर राजनीतिक प्यादे के तौर पर काम कर रहा हो और राजनीतिक फंडिंग के तौर पर उसकी पहचान जग जाहिर हो चली हो या फिर सत्ता से उसके संबंध छुपे हुए ना हो, तो फिर कोई कॉरपोरेट या कोई भी धंधे वाला शख्स यह कतई नहीं चाहेगा कि अगर सियासी हवा बदल रही है तो वह उस शख्स के साथ खुद को जुड़ा हुआ दिखा दे जिसके जरिए उसने अपने नेटवर्थ को कई गुना ज्यादा बड़ा कर लिया है। यह किस्सा दरअसल अडानी का है, अडानी ग्रुप का है। क्योंकि पहली बार अडानी को क्यों याद आ गए राजीव गांधी और उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी? उन्हें क्यों याद आ गया पीवी नरसिम्हा राव का दौर जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे और उस दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार जो देश में हुए वह उन्हें क्यों याद आ गए? और तो और 2008 में जब विश्वव्यापी मंदी आई थी उस वक्त भारत ने उस मंदी को हराया था और भारत पर कोई उस अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर नहीं पड़ा था। उस दौर को भी अडानी क्यों याद कर रहे हैं? एक इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरीके से बतलाया कि उनका अपना धंधा 4 सीढ़ियों और 4 पायदानों के आश्रय ही यहां तक पहुंचा है, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लिया, लेकिन वह भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने नाम नहीं लिया, जबकि यह हर कोई जानता है कि बीते बरस लगभग 48-49 अरब डॉलर का नेटवर्थ बीते बरस में उनकी संपत्ति में बढ़ा है। हर कोई जानता है कि उससे एक बरस पहले यानी 2021 में लगभग 40 अरब डॉलर नेटवर्थ उनका बढ़ा है। और इस देश के भीतर में जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, चाहे वो एनर्जी से जुड़े हों, चाहे डिफेंस से जुड़े हुए हों, चाहे इस देश के पोर्ट एयरपोर्ट से जुड़े हों, हर क्षेत्र में अडानी का वर्चस्व इस देश के सामने है। और राजनीतिक तौर पर अडानी किसी दूसरे के नहीं बल्कि राहुल गांधी के निशाने पर है। राहुल गांधी ने दिल्ली में दिए भाषण में भी जब अडानी का जिक्र किया तो तालियां बजने लगी। मैसेज बहुत साफ है कि अडानी इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उनकी निकटता नरेंद्र मोदी के साथ जरूर है और नरेंद्र मोदी के काल में ही दुनिया ने पहचाना कि कोई गौतम अडानी नाम का शख्स भी भारत में है। बरस दर बरस बढ़ता हुआ नेटवर्थ और बरस दर बरस इसी दौर में भारत के जीडीपी का नीचे जाना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ग्रोथ का नीचे जाना, भारत के कोर सेक्टर का नीचे जाना, लेकिन अडानी यानी गौतम अडानी का नेटवर्थ लगातार बढ़ते चले जाना। यह कोई आसान बात नहीं है कि किसी देश में एक सत्ता के बदलने के बाद एक कॉरपोरेट ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हो जाए बल्कि उसका नेटवर्थ दुनिया के तमाम रईसों को चुनौती देने लगे। और जिस वक्त दुनिया की अपनी इकोनॉमी तमाम मुश्किल हालातों से गुजर रही हो और तमाम कॉरपोरेट के सामने कई चुनौतियां हो, ऐसे वक्त में भारत के भीतर में अडानी ग्रुप के सामने कोई चुनौती क्यों निकलकर नहीं आई? और कर्ज में डूबी हुई कंपनी हो, 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में पांव फैलाना उनका जारी रहा। बीते बरस लोगों ने यह भी देखा, बीते बरस ना कहें बल्कि इसी बरस कह लीजिए, सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा को भी अपने हाथ में ले लेना। और 2022 में जब उनके पिता की 100वीं पुण्यतिथि का मौका आया तो ऐसे वक्त में 100वीं जयंती कहिए, उस वक्त में उन्होंने ऐलान किया कि वह इतनी बड़ी तादाद में सामाजिक कार्य करेंगे। अगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त के उनके नेटवर्थ को देखिएगा तो उस समय के नेटवर्थ से 3 गुना ज्यादा पैसा वह सामाजिक तौर पर खर्च करने को तैयार है। यह पूरा किस्सा क्या है? या किस्सा ना कहिए, इस देश की राजनीतिक हवा क्या वाकई बदल रही है? क्योंकि अडानी कहते हैं कि उनके सामने पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने रास्ता खोला तो वह राजीव गांधी थे।
राजीव गांधी के काल में जब एग्जिम पॉलिसी लाई गई जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दिशा में जाती है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। यह जिक्र कर रहे हैं 1988 का। उससे पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब घूम रहे थे तो भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर वो लगातार काम कर रहे थे। उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और भारत के भीतर में उस दौर में प्लानिंग कमीशन भी इस पे काम कर रही थी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि राजीव गांधी यानी 1988 का मतलब है लगभग 35 साल पहले का किस्सा कहा जा रहा है। उस वक्त की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस की सरकार और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस पॉलिसी ने अडानी को लाभ पहुंचाया। और अगर वो ना होते तो मेरी शुरुआत ही ना होती। इस बात का जिक्र और कोई नहीं, मौजूदा वक्त में देश के सबसे रईस शख्स गौतम अडानी कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या यह सब कुछ यूं ही हो रहा है? उसके बाद उनके जीवन का दूसरा स्टेज जो था वह पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के काल का था। उस दौर में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में हुए, उन्होंने उनको मल्टीनेशनल बना दिया, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया, अपने धंधे को फैलाया और उनका नेटवर्थ बढ़ने लगा। लेकिन उस दौर में उनके धंधे का भी नेटवर्थ देखिएगा तो भारत में फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है उसमें उनका नाम आपको नहीं मिलेगा। यानी वो इतने ताकतवर तब भी नहीं हुए थे। उसके बाद चीमन भाई पटेल के दौर में उन्हें मुंद्रा पोर्ट की क्लीन चिट मिली और केशु भाई ने उसमें चंद पर और लगा दिए। दोनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इससे पहले नेशनल हाईवे पर ही धंधा हुआ करता था, यानी उसके जरिए बिजनेस भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगता था, चाहे वो दिल्ली से मुंबई हो, दिल्ली से अहमदाबाद हो, मुंबई से अहमदाबाद हो, अहमदाबाद से बेंगलोर हो। लेकिन पहली बार पोर्ट का रास्ता मुंद्रा पोर्ट के जरिए खुला और चीमन भाई से होते हुए केशु भाई पटेल, ये इनके जीवन में तीसरे पायदान के तौर पर इन्होंने याद किया। देखिए, नरेंद्र मोदी का नाम अभी तक नहीं आया है क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी राजनीतिक तौर पर उस उड़ान की शुरुआत उन्होंने की। लेकिन 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने जो उद्योग और रोजगार को बढ़ाया और उसे ही अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बतौर प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। लेकिन वह याद करते हैं 2001 में गुजरात के भीतर इंडस्ट्री और रोजगार का जिक्र उन्होंने किया है। और बहुत महत्वपूर्ण है इन तीनों परिस्थितियों को परखना, क्योंकि जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म को पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने इस देश के भीतर लेकर आए, उस मार्केट इकोनॉमी में अडानी सरीखे सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों ना कहिए उससे भी ज्यादा लोग होंगे, जो कि उस बिजनेस में धीरे धीरे उनके लिए एक बाजार खुला। और भारत जो है उस समाजवादी विचारधारा को दरकिनार कर, जो पूरे के पूरे इससे पहले राजीव गांधी को भी उसके दायरे में लिया जाता और कहा जाता है 91 के बाद से ही भारत की इकोनॉमी ने सही मायने में उस पर को पकड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज की परिस्थिति में भी कैपिटलिज्म को मान्यता देती है। उससे पहले सोशलिज्म चली आ रही थी, चाहे नेहरू का काल हो, शास्त्री का काल हो, इंदिरा गांधी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो। इसलिए ध्यान दीजिए, नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने जो किया, राजीव गांधी ने उसको खत्म नहीं किया, लेकिन उसकी शुरुआत डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुई। लेकिन राजीव गांधी का जिक्र अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों से गौतम अडानी जोड़ रहे हैं। जोड़ने दीजिए, क्या राजनीतिक तौर पर इस देश की हवा में वो कोई बदलाव देख रहे हैं, या वो समझ गए हैं कि जितना नेटवर्थ उन्होंने खड़ा किया है और जितना नेटवर्थ उनके पास है, अगर राजनीतिक परिवर्तन होता है तो उन्हें कांग्रेस के साथ भी खड़े होना होगा, या कांग्रेस उन्हें मान्यता तभी देगी जब वो राजनीतिक और सियासी दोनों तौरों पर उनके साथ खड़े हो जाए, जैसे मौजूदा वक्त में वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। यह उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या संकेत ऊपर से दिया गया, जिन्होंने नेटवर्थ बढ़ाया, इस देश की संपत्ति को गौतम अडानी के हाथों में सौंपने की एक लंबी प्रक्रिया है। कहीं कहीं बिड भी लगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही चीजों को उनके सामने थाली में परोस दिया। इस दौर में ममता बनर्जी के साथ भी हल्दिया पोर्ट को लेकर समझौता हुआ, बाद में तेजपुर पोर्ट में तो बिड लगाई गई। इसी तरीके से गहलोत सरकार में भी उन्होंने सोलर एनर्जी पर काम करना शुरू किया और सोलर एनर्जी का बिड भी उनके हिस्से में आ गया और वहां भी उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। माइंस को लेकर वो छत्तीसगढ़ भी गए, जहां कांग्रेस की सत्ता, गहलोत की सत्ता। लेकिन इन दोनों तीनों परिस्थितियों के बीच नई स्थिति यह है कि आप उस स्थिति को याद कर रहे हैं जिस दौर में आप कहीं नहीं थे, और मौजूदा वक्त में आप हर तरफ हैं। और उस दौर को याद करके इस बात की नींव को मजबूत करना चाहते हैं कि हम एक बिजनेसमैन हैं और राजनीतिक तौर पर हमें कोई लाभ नहीं मिला। हां, नरेंद्र मोदी और हम एक ही राज्य से आते हैं, इसलिए हमें लाभ मिला। गुजरात और गुजरात के उद्योगपतियों की एक लंबी फहरिस्त है भारत के भीतर में। भारत के भीतर में अगर आप 30 टॉप उद्योगपतियों का जिक्र करेंगे तो आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, उसमें से 20 उद्योगपति गुजरात के ही हैं।
और 20 उद्योगपति अगर गुजरात के टॉप में आते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत के भीतर में कॉरपोरेट की प्रतिस्पर्धा खत्म हुई और राज्यों के भीतर से उन्हें लाभ पहुंचाने की सोच बड़ी हुई और गाहे बगाहे उसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वपरिणाम अगर गौतम अडानी का है तो इससे अब चूक होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक क्षण के लिए जरा यह समझिए, अगर राजनीतिक तौर पर कोई कॉरपोरेट राजनीतिक निशाने पर हो, यानी राहुल गांधी जब इस बात का जिक्र करते हैं कि मोनोपोली हो चली है हर क्षेत्र में, जिस तरीके से अंबानीज और अडानीज का कब्जा है उसमें कोई दूसरा बच नहीं पा रहा है, तो मैसेज बहुत साफ है। जब हमारे पास राजनीतिक सत्ता होगी तो हम प्रतिस्पर्धा चाहेंगे और अभी के दौर में जो निर्णय हुए, जो निर्णय लिए गए, जो लागू हुए और उसका लाभ जो आपको मिला उस पर असर पड़ेगा। यह एक नहीं बोली गई, बोलने और समझने वाली भाषा है राजनीतिक तौर पर। तो क्या अडानी इसको समझ रहे हैं? यह डर है या राजनीतिक हवा इस देश की बदल रही है? यह डर है, क्योंकि जैसे ही राजनीतिक मंचों पर अंबानीज और अडानीज का नाम याद कीजिए, जब केजरीवाल लेते थे तब भी तालियां बजती थी और सत्ता उनके पास आई, यह अलग मसला है, अब वो खामोश हो गए। अभी राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में है और वो सत्ता की दिशा में बढ़ते हुए कदम लगातार बढ़ा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर जैसे ही नाम किसी कॉरपोरेट का लेते हैं जो मोदी सत्ता के करीब है, जनता तालियां बजाती है। इस तालियों के पीछे के उस आक्रोश को समझिए जो भारत के भीतर में बेरोजगारी, महंगाई और मुश्किल हालात आर्थिक तौर पर देश के सामने खड़ा कर चुका है। और आरबीआई की 24 घंटे पहले ही आई 26वीं रिपोर्ट बतलाती है इस देश के सामने इकोनॉमी को लेकर कितने मुश्किल सवाल हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंदी, विश्वव्यापी मंदी जो है वह भारत को अपने चपेट में लेगी, यह आरबीआई कह रही है। लेकिन अडानी जिक्र करते हैं मनमोहन सिंह के काल का कि देखिए 2008 में भी विश्वव्यापी मंदी आई थी लेकिन भारत ने उसे पराजित कर दिया। तो क्या मनमोहन सिंह की इकोनॉमी का 2008 का काल और 2022 जो बीत रहा है, इस दौर में नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी की परिस्थिति, क्या दोनों एक समान है? और उस वक्त आरबीआई को जिस लिहाज से मनमोहन सिंह ने खड़ा किया था और मौजूदा वक्त में आरबीआई जिस रिपोर्ट को दे रही है, एक क्षण के लिए उस रिपोर्ट के 5-6 हिस्से को समझिए। आरबीआई की जो 26वीं रिपोर्ट है, इसको एफएसआर रिपोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया विदेशी निवेश गिर रहा है, गिर चुका है 2022 में। व्यापार घाटा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ गया है 2022 में। कीमतें बढ़ी हैं, सबसे ज्यादा बढ़ी हैं 2022 में। रेपो रेट हमें बढ़ाना पड़ा है कीमतों को स्थिर करने के लिए और उससे ईएमआई पर असर पड़ा है 2022 में। जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें अगर निवेशक जाएंगे तो निवेशकों की सुरक्षा को लेकर बड़े मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं 2022 में। और राज्यों की जो सब्सिडी राजनीतिक तौर पर इस दौर में जो बढ़ती चली जा रही है उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि 19-20 में अगर ये 7.8% था ओवरऑल, तो 21-22 में ये 8.2% हो गया, जो अब और बढ़ रहा है। और ये मानकर चलिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आते आते यह लगभग 8.5% तक पहुंच जाएगा सब्सिडी। तमाम नेगेटिविटी के साथ एक लाइन और कहते हैं कि मंदी का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन मंदी का खतरा आरबीआई को दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदी का खतरा अडानी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत उसे भी मात दे देगा, क्योंकि 2008 में मनमोहन सिंह ने उसे मात दी थी। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के ढांचे में मौजूदा मोदी सत्ता की इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ राजीव गांधी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी का, जिक्र हुआ पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी के इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जिक्र इस दौर में हुआ मनमोहन सिंह की इकोनॉमी जो कि 2008 में विश्व मंदी के सामने भी सीना तान कर खड़ी हो जाती, और जिक्र हुआ गुजरात में केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने राज्य के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार के लिए मजबूत किया और उसका लाभ गौतम अडानी के ग्रुप को मिल गया। अब यहां पर एक सवाल हर जहन में आना चाहिए। 2014 में अडानी ग्रुप का नेटवर्थ जो था 2.8 बिलियन डॉलर था। 2.8 बिलियन डॉलर यानी लगभग आज के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से 23,171 करोड़। और 2022 में जो पिता की पुण्यतिथि जो 100वीं, जिसका सामाजिक कार्यों के लिए दान का जो गौतम अडानी जी ने संकल्प लिया, उन्होंने कहा 7.7 बिलियन डॉलर वह सामाजिक कार्यों के लिए दान करेंगे। यानी 2014 का जो नेटवर्थ था उससे 3 गुने से ज्यादा, उस समय 2.8 था, 7.7 बिलियन डॉलर दान करने का जिक्र है। रुपए में समझें तो उस समय 23,171 करोड़ और आज की तारीख में 63,721 करोड़ दान ही कर देंगे। इतना नेटवर्थ इस देश के भीतर में, खास तौर से तब जब कोविड काल के बाद भारत की जीडीपी नेगेटिव में चली गई,
ना सिर्फ नेगेटिव में चली गई बल्कि पूरा कोर सेक्टर नेगेटिव में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में, रोजगार के कोई साधन नहीं बच रहे हैं, डिग्रीधारी हाथ खाली हैं। उस दौर में भारत के भीतर में अडानी के नेटवर्थ को जरा बारीकी से अगर समझें तो 8.9 बिलियन डॉलर, यह 2020 का जिक्र हम कर रहे हैं। उसके बाद से शुरू हो जाता है कोविड से इकोनॉमी का प्रभावी होना। लेकिन सोचिए, जिस कोविड काल में भारत ही नहीं समूची दुनिया अर्थव्यवस्था के डामाडोल होने की परिस्थितियों से जूझ रही थी, हर देश का सेंट्रल बैंक परेशान था, उस वक्त में 8.9 बिलियन डॉलर से नेटवर्थ बढ़कर पहुंच जाता है 50.5 बिलियन डॉलर, यानी 73,000 करोड़ से बढ़कर 4,13,000 करोड़ उस कोविड काल के दौर में नेटवर्थ बढ़ जाता है। उसके बाद वह 4,13,000 करोड़ से बढ़कर 7,44,000 करोड़ हो जाता है, 90 बिलियन। और आज की तारीख में यह 130 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है। भारत की अपनी इकोनॉमी और भारत के भीतर के अपने प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पर कोई ऐसी तेजी आ गई कि कंपनियों ने कमाल कर दिया और उसके बाद उनको प्रॉफिट मिलने लगा। ऐसा किसी भी कंपनी के साथ आपको जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि 3 वर्ष के भीतर 8.9 बिलियन डॉलर से कोई 130 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाए और 130 बिलियन डॉलर के नेटवर्क पर खड़ा होकर वो कहे कि राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह उस दौर को याद करे और कहे कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का असर था कि इस देश के भीतर में व्यापार फला फूला, अन्यथा वो कहीं नहीं होते। ये मैसेज सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये राजनीतिक हवा को पकड़ने की सोच है, या मौजूदा वक्त में शायद बदलती हवा के बीच हो सकता है ऊपर से ही इशारा किया गया हो कि राजनीतिक तौर से हमने जो लाभ आपको बिजनेस का पहुंचा दिया, उसके बाद सत्ता तो आती जाती रहेगी लेकिन धंधे को बरकरार रखना है। इस बिजनेस पर ही आने वाले वक्त में भारत की राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि अगर राजनीति के जरिए बिजनेस मिला है तो बिजनेस के जरिए भी राजनीति की जा सकती है। यह एक संदेश तो नहीं है। राजनीतिक तौर पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक हवा बदल रही है क्या? जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, मुंद्रा पोर्ट से लेकर, मुंद्रा पोर्ट के बाद की परिस्थिति से लेकर एनर्जी का क्षेत्र हो, बंदरगाहों में तो पोर्ट किंग के तौर पर पहचान हो ही गई। लॉजिस्टिक का इस देश के भीतर में जो भी बाहर से जो भी माल आ रहा है वो इसी कंपनी के जरिए चीजों को आगे जाए जो लॉजिस्टिक उसके हाथ में है। माइनिंग, गैस, ग्रीन, डिफेंस, एरोस्पेस, सीमेंट, एयरपोर्ट, कितने नाम आप ले सकते हैं। तमाम नामों के साथ नेटवर्थ को जोड़ते चले जाइए और कल्पना कीजिए, क्या किसी दूसरी सत्ता परिवर्तन के बाद जो सरकार आएगी, क्या वो अडानी को प्यादा मानकर खारिज कर सकती है, या भारत की अर्थव्यवस्था से वो खिलवाड़ कर सकती है? क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर की इकोनॉमी को वो समेटे हुए है वह ग्रुप, तो उस ग्रुप को दरकिनार करना किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि क्राइसिस जो इस देश की इकोनॉमी के साथ हुआ है उसमें एक असर ममता बनर्जी, एक असर गहलोत, इनके जरिए भी निकल कर आया कि इनको भी राज्य में पूंजी चाहिए, तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी जो अडानीज की ही क्यों ना हो। और गहलोत के अपने नेता राजनीतिक तौर पर अडानी पर निशाना ही क्यों ना साध रहे हो, और इस देश में राजनीतिक तौर पर अडानी का नाम लेते ही जनता तालियां बजाने लगे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि राजनीति का फलसफा जनता के साथ जुड़ता है, धंधे का फलसफा राजनीति के साथ जुड़ता है। इन दोनों त्रिकोण को जरा समझने की कोशिश कर लीजिए आखिर में, जिसके बाद इसको आप डिकोड कर पाएंगे कि बदलती राजनीतिक हवा के बीच किसी भी धंधे वाले शख्स को, किसी भी बिजनेसमैन को जरूरत होती है राजनीतिक आशीर्वाद की। बिना उसके काम नहीं चलेगा। और खास तौर से एक ऐसा ग्रुप जो कि राजनीतिक आशीर्वाद से ही फला भूला, इस देश के भीतर में उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे दिया जिस प्रोडक्ट को लेकर आप कहें वाह, किस कंपनी ने क्या शानदार प्रोडक्ट बनाया है, और उसकी कीमत भी देखिए जनता के कितने अनुकूल है, आपको देखने नहीं मिलेगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश की इकोनॉमी का है वो कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाता है, जनता को लाभ नहीं दे पाता है। यह पहला सच है। दूसरा सच है कि राजनीति जब बिजनेस में पूंजी लगाती है तो चुनाव जीतने या हारते के बाद फिर से जीतने के लिए उस पूंजी को वो वापस चाहती है, रिटर्न चाहती है। उसकी बिसात भी इस देश में बिछ गई। तीसरी परिस्थिति होती है कि अगर कोई कॉरपोरेट राजनीतिक निशाने पर आ जाए तो उस कॉरपोरेट का बहुत खर्चा इस बात को लेकर होता है कि दरअसल वह राजनीतिक प्यादा नहीं था बल्कि एक बिजनेसमैन था, जैसे हर बिजनेसमैन था, और वो प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ा है, संघर्ष से आगे बढ़ा है। इसके लिए उसको अपना एक प्रोपेगेंडा चाहिए होता है। तो क्या एनडीटीवी का सौदा
इसीलिए तो नहीं हुआ कि राजनीतिक तौर पर खुद को सही ठहराना, धंधे के तौर पर और राजनीति के बीच में उस दीवार को खड़ा कर पाना जहां पर यह महसूस आने वाले वक्त की राजनीति को ना लगे कि हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, बल्कि हम तो अपने बूते आगे बढ़े हैं। शायद इसीलिए राजीव गांधी का नाम, पीवी नरसिम्हा राव का नाम, मनमोहन सिंह का नाम और इन दौर की इकोनॉमिक परिस्थितियों का जिक्र और उसी के जरिए अपने धंधे का जिक्र अगर अडानी ग्रुप कर रहा है, तो मौजूदा वक्त में राजनीतिक तौर पर बदलती हवा आप महसूस कर सकते हैं तो कर लीजिए और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदमों के साथ इस बदलती हवा की उस खुशबू को महसूस कीजिए जो कि धंधे के जरिए राजनीति को प्रभावित करती है और वो पहले महसूस कर लेता है कि दरअसल हवा किधर बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।